नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी बिहार भी जीतना चाहती थी, लेकिन अब खुद बीजेपी ने ऐसी उल्टी गंगा बहा दी है कि उसके बिहार हारने के आसार तो बढ़ ही रहे हैं, बल्कि उधर महाराष्ट्र की जीत भी बीजेपी के लिए हार में बदल सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना की ताकत फिर बढ़ गई है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे अब फिर से उनके साथ आ गए हैं। आज 20 साल बाद दोनों भाइयों ने गले मिलकर एक साथ मंच साझा किया और इससे पहले पारिवारिक समारोहों में भले दोनों भाई साथ दिख जाते थे, लेकिन राजनीति के मैदान में दोनों के अलग अलग होने का खूब फायदा बीजेपी ने उठाया और शिवसेना को भी दो टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद यही खेल एनसीपी के साथ भी खेला गया। मगर अब महाराष्ट्र के सियासी हालात बदल रहे हैं। आज हिंदी को अनिवार्य करने के बीजेपी के फैसले को रद्द कराने की जीत में ठाकरे बंधुओं ने विजय रैली निकाली। इसमें मंच पर आप देख रहे हैं ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी उद्धव और राज ठाकरे के बेटों को एनसीपी नेता सुप्रिया सुले हाथ पकड़कर मंच पर लाई और ये सारे दृश्य बता रहे हैं कि अब परिवारों में फिर से एकता बन रही है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान में बीजेपी रहेगी, क्योंकि फूट डालने की नीति नाकाम होगी तो राज ठाकरे का मौका भी मिलेगा उनको। आज की रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति और लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों को साथ लाने का काम किया। उन्होंने बीजेपी को ललकारा कि अगर आपके पास ताकत है तो वो विधान भवन में होगी। ये ताकत अगर है तो वो विधानसभा, जिसे वहां विधान भवन कहते हैं, विधान भवन में वो ताकत होगी। हमारे पास सड़कों पर ताकत है। ये बात यहां राज ठाकरे कह रहे थे। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब से हमने इस कार्यक्रम की घोषणा की है तब से सभी को आज हमारे भाषण का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन मेरे विचार से हम दोनों एक साथ आ रहे हैं और यह मंच हमारे भाषणों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज पहले ही बहुत शानदार भाषण दे चुके हैं और मुझे लगता है कि अब मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहां ये उद्धव ठाकरे कह रहे थे। राज ठाकरे के भाषण की तारीफ करना और कहना कि हम साथ आ रहे हैं, यह उद्धव ठाकरे का अपना स्टाइल है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को बता दिया है कि उन्हें धोखा देकर पार्टी ने ठीक नहीं किया। ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना अब बीएमसी चुनाव में बीजेपी को हराने का ऐलान भी है। मुंबई में मराठी वोट बैंक 30 से 35% तक है, जो अमूमन शिवसेना के साथ रहता है। इसमें शिंदे गुट का भी हिस्सा है, लेकिन मनसे और उद्धव गुट की शिवसेना एक साथ आ जाए तो फिर शिंदे गुट के शिव सैनिक भी पाला बदल सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें शिंदे को तो नुकसान होगा ही और उधर बीजेपी भी बड़े घाटे में रहने वाली है। बार बार खेल कर चुकी और खेल कर चुनाव जीतना भी उसके लिए, बीजेपी के लिए अब संभव नहीं है, क्योंकि उसके खेल के तरीके भी अब जाहिर हो चुके हैं। जैसे बिहार में चुनाव आयोग जो मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है, अब उसको लेकर हर रोज नए सवाल और नई चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने आ रही हैं। आरजेडी ने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में आरजेडी ने क्या लिखा है, पहले उसको आपके स्क्रीन पर लाता हूं। इस ट्वीट में आरजेडी का लिखना है कि क्या बिहार के करोड़ों आधार कार्डधारी अवैध भारतीय हैं? क्या करोड़ों शासन कार्डधारी फर्जी हैं? बिहार के साथ ये एक बड़ी साजिश हो रही है, जिसमें 14 करोड़ बिहारियों के आधार कार्ड और राशन कार्ड को रातों रात अवैध करार दे दिया गया है। तानाशाही इसे ही कहते हैं। बिहार नहीं सहेगा। इसमें तेजस्वी का एक वीडियो भी है। तेजस्वी यादव के इस वीडियो को आरजेडी ने साझा किया है। मैं कहूंगा कि ये वीडियो जो है उसको जरा स्क्रीन पर ले आइए और क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। अपना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद देने का काम कीजिए, ताकि ये फिरकापरस्त शक्तियों से, इन सामंतवादी शक्तियों से, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उनको हम लोगों को ताकत दीजिए, ताकि हम लोग जो है इस सरकार को तख्ता पलट करके, निकम्मी सरकार 20 साल से जो चल रही है, जिन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन दिया, एक कारखाना नहीं दिया, एक फैक्ट्री नहीं दिया, इन लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम।
तो सबक सिखाने का हम काम करेंगे, एक फैक्ट्री एक कारखाना नहीं दिया। इसमें तेजस्वी जो वीडियो में बोल रहे हैं, इसी वीडियो को साझा करते हुए आरजेडी ने वो ट्वीट भी साझा किया था जो आपके सामने रखा, यही कि क्या बिहार के करोड़ों आधार कार्डधारी अवैध भारतीय हैं, क्या करोड़ों राशन कार्डधारी फर्जी हैं। ये बात यहाँ आरजेडी की तरफ से, बिहार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये बात आ रही है। बिहार के साथ ये एक बड़ी साजिश हो रही है जिसमें 14 करोड़ बिहारियों के आधार कार्ड और राशन कार्ड को रातों रात अवैध करार दिया गया है। तानाशाही इसे ही कहते हैं, बिहार नहीं सहेगा, ये बात यहाँ कही जा रही थी। और दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी बिहार से 4 करोड़ लोग बाहर हैं, तो क्या वो सारे लोग लौट पाएंगे और अपने कागज दिखा पाएंगे? क्या रेलवे में इतनी क्षमता है, या एयरवेज से भी अगर आते हैं, बस से भी आते हैं, तो इतनी क्षमता है कि 4 करोड़ लोगों को अगले 25 दिनों में बिहार ले आया जाए? इतने सारे लोग वापस कैसे आएंगे? चुनाव आयोग अपनी तरफ से बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठा रहा है, लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब न दे पाना ही बता रहा है कि कुछ दाल में काला है। इस मुद्दे पर विपक्ष का बढ़ता विरोध कब तक बीजेपी बर्दाश्त कर पाएगी, या पोल खुलने के डर से बीजेपी पीछे हट जाएगी, ये देखना होगा। इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो आज आरजेडी ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया, 29वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय जनता दल का। इस स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव का भाषण भी हुआ, लालू प्रसाद यादव का भाषण भी हुआ, और आज की तारीख में ये स्थापना दिवस क्यों महत्वपूर्ण है बिहार के नजरिए से, इसको समझने की जरूरत है। पहले लालू प्रसाद यादव को सुनिए। आपने मुझ पर विश्वास किया पार्टी पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके विश्वास पर, आपके अरमानों को निर्वहन करेंगे, किसी कीमत पर झुकने नहीं देंगे, पार्टी को कमजोर नहीं। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। पार्टी के हमारे सभी नेतागण और विशेष करके तेजस्वी यादव रात दिन एक करके पार्टी के हर खबर को, हर चीजों को एकत्रित करते हैं, सब जगह जाते हैं। आप लोग को मालूम है कि पार्टी शुरू से, और हमारे यहाँ नेताओं ने जब ये लोग बोल रहे थे तो क्या क्या किया है हमने, लोकसभा से लेकर के लोकसभा के बाहर सारे चीजों को लोगों ने खोल करके रख दिया, बता दिया कि लालू यादव क्या है, और अपने नेताओं को, मंडल कमीशन को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अरमानों को हमने बखूबी एक एक बात को, हम पार्टी को निस्वार्थ भाव से हमने निर्वहन किया है, काम किया है। आप लोग भी, आप हमारे कार्यकर्ता नेता लगातार अपने सारे कामों को, समय को त्याग करके पार्टी के काम में ही लगे रहते हैं, और पार्टी के काम को, जो पार्टी का निर्देश होता है उसका। तो सुन रहे थे आप लालू प्रसाद यादव यहाँ अपना भाषण दे रहे हैं। भाषण में पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात भी उन्होंने रखी, यहाँ पे राबड़ी देवी की बात भी रखी, लेकिन इन सबके बीच उधर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा उसको भी सुनिए। लड़ना है ना एक होकर के, ताकि हो सकता है कि कोनो का पसंद दू हो, कोनो का पसंद दू हो, अरे सब तो अपना परिवार है। लालू जी पे छोड़िए, लालू जी जो तय कर देंगे उसको अगर आप एक बार मन में ठान लोगे तो कोई माइक का लाल आपके सरकार को आने से नहीं रोक सकता। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे,
अभी आप सबको पता है, सचेत कीजिएगा गांव में लोगों को। ये लोग पहले गरीबों को, जो लालू जी कहते हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज, लोकतंत्र संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं, वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। कटवाना तो आप जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना, किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। ध्यान रखना है, सचेत रहना है, रहिएगा ना। सही बताइए, नहीं तो बहुत लोग कहाँ को सुनता निकाल देता, फिर 4 दिन बाद भूल जाइएगा। अरे 2-4 महीना तेजस्वी को दीजिएगा अपना, जब तक चुनाव है तब तक दीजिएगा आप लोग अपना, जब तक चुनाव है तब तक आप दे दीजिए। तेजस्वी आप लोगों का कर्ज सूद समेत उतारने का काम करें, ये काम करिए आप लोग। ठीक बताया हमारे। तो सुन रहे थे यहाँ आप तेजस्वी यादव। एक तरफ बिहार में चुनाव से पहले और उसमें भी जो वोटर आईडी को लेकर बवाल मचा हुआ है वो, और इन सब के बीच आरजेडी अपनी तैयारी, और उधर इसी मसले पे 9 तारीख को विपक्ष का, हालांकि इस कॉल को यानी इस बिहार बंद को का आह्वान किया है पप्पू यादव ने, लेकिन उसको समर्थन दे दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया गया है, और इन सब के बीच चुनाव आयोग अपनी बातें रख रहा है। और चुनाव आयोग की इस जो कुछ वहाँ चल रहा है, यानी रिवीजन का काम जो चल रहा है, उसके खिलाफ अब याचिका लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में भी। और सुप्रीम कोर्ट में 1995 के सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले का हवाला देते हुए एडीआर ने ये याचिका लगाई है। और इन सब का कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में, और उससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है वहां बिहार में वोटर आईडी कार्ड को लेकर, और उसका कितना असर पड़ेगा, इन सब पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। लेकिन यह समझने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिहार में जो चल रहा है उसका असर क्या देश में भी पड़ने जा रहा है। यह सिर्फ बिहार का मामला है, या बिहार से बाहर निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में भी हम अगर देखेंगे तो यही, और उसमें भी नागरिकता का सवाल वोटर आईडी का नहीं है, सवाल आपकी सिटीजनशिप का है, नागरिकता का है। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास पहले। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए? जी, पहली बात की राजीव जी कि ये जो एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी है, और इसमें प्रशांत भूषण उनकी तरफ से वकील होंगे, ये इसका जजमेंट क्या था इसको हम लोग देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर, ये मामला था 1994 में ग्रेटर बॉम्बे और दिल्ली के पहाड़गढ़ में मटिया महल का, और ये जजमेंट आया था लाल बहादुर हुसैन के मामले में 1995 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा था कि अगर जो मतदाता पहले से वोट देते रहे हैं उनको आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, वो ड्यू प्रोसेस से मतदाता बने हैं, और उनको उनका अधिकार है कि अगर उनके ऊपर आपको शक है तो उनको भी सुना जाए। अब ये जो पूरा मामला है कि जो चुनाव आयोग ने केंद्रित किया है कि साहब वहाँ घुसपैठी हैं, विदेशी नागरिक हैं, तो विदेशी नागरिक को ढाल बना के आप पूरे बिहार को क्यों पनिश कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका में ट्रंप सरकार के सामने भी सवाल आया कि वहां पे भी बहुत सारे लोग फर्जी कागज के आधार पर अमेरिका में रह रहे हैं। उसमें कुछ भारतीय भी थे, उन्होंने उसकी पहचान की और उनको उनके देशों में भेज दिया। भारत के लोगों को उन्होंने हथकड़ी बेड़ी पहना के भेज दिया। पूरे अमेरिका की नागरिकता नहीं पूछी उन्होंने। जो चुनाव आयोग कर रहा है वो पूरे बिहार के लोगों की नागरिकता पूछ रहा है। इसलिए एक तो ये बात है। दूसरी बात कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, ये वो ओवरस्टेप कर रहे हैं। जो जन्म जिसका भारत में हुआ है उसको नागरिकता साबित नहीं करनी है जी। आप याद कीजिए कि पासपोर्ट आपने बनवाया होगा राजीव जी, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ होता है, पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ होता है जी।
क्या वो प्लेस ऑफ बर्थ के लिए आपने कोई सबूत दिया? नहीं, आपने उस फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया और उसको भारत सरकार जो पासपोर्ट इश्यू करती है उन्होंने मान लिया कि आप वहां पैदा हुए थे। ये भारत की नागरिकता सेल्फ डिक्लेयर्ड है, इसका कोई कागज नहीं होता है। तो जो चुनाव आयोग कर रहा है वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। अब उसको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1995 का जो उसका फैसला है उसी रोशनी में, उसी आधार पर बिहार के इस तुगलकी फरमान को देखेगा जो 8 करोड़ बिहारी नागरिकों को भारत की नागरिकता से ही के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट में या लीगल स्क्रूटनी में ये मामला टिकने जा रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में या लीगल स्क्रूटनी में ये मामला टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये आगे देखा जाएगा, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस एक याचिका, और इस याचिका में क्या कुछ है अभी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे। हमारे साथ दो साथी और जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, समीरात्मज मिश्र जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और थोड़ी देर बाद श्रवण गर्ग साहब जुड़ेंगे। तो आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप तमाम साथियों, आप सबका भी स्वागत करता हूं, एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और यहां जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार से महाराष्ट्र तक कैसे उलझ गई है भाजपा, और इन सबके बीच विपक्ष का नया प्लान कैसे सामने आ रहा है। और सबसे बड़ा प्लान यही कि आखिर एक याचिका लगा दी गई है। प्रोफेसर साहब, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप, और क्या ये मामला नागरिकता तक अगर है, और जिसमें चुनाव आयोग साफ साफ अपने रूल 5B का हवाला देकर ये कहता है कि ईआरओ चाहे तो नागरिकता, किसी की भी नागरिकता पर सवाल खड़ा कर सकता है ईआरओ, और यहीं से सवाल बहुत कई सारे खड़े होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, अभी बता रहे थे प्रशांत जी, वर्डिक्ट ये है कि आपको हम ये अधिकार नहीं देते हैं, चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है कि किसी की नागरिकता वो साबित करे या नागरिकता के लिए पूछे। वोट देने, वोट करवाने का अधिकार है, वोटर्स को कार्ड देने का अधिकार है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाने का अधिकार है, ये है चुनाव आयोग के पास। हाँ, निश्चित रूप से चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है वो लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने की। वोटर लिस्ट का मामला हो, हाँ उसमें जो लोग नहीं हैं, जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन नागरिकता का अधिकार चुनाव आयोग को कतई नहीं। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये चुनाव आयोग कर रहा है या चुनाव आयोग को कोई आदेश मिला है उसका वो पालन कर रहा है। बिहार में चूंकि स्थितियां बेहद खराब हैं और उतनी ही खराब हैं जितनी महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र में भी इलेक्शन के पहले जो कुछ जेन्युइन सर्वे आए थे, मैं उन गोदी मीडिया चैनल्स के सर्वे की बात नहीं कर रहा, उन सर्वे ने ये बताया था कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो बढ़त पर है, उसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है बजाय जो एनडीए है उसके। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जो एनडीए वहां चुनाव जीती और भारतीय जनता पार्टी का तो स्ट्राइक रेट इतना है कि मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा होगा। कैसे चुनाव जीता गया ये राहुल गांधी ने अपने एक लेख से बहुत स्पष्ट कर दिया। बावजूद इसके बिहार में चूंकि आपके नीचे जमीन नहीं है, बिहार हो या पूरे देश में, साउथ इंडिया में तो पहले से ही स्थिति ठीक नहीं है। जिस नॉर्थ इंडिया के बदौलत, जिस हिंदी पट्टी के बदौलत, जिस गोबर पट्टी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी राज कर रही थी, उस गोबर पट्टी में भी लोगों को अकल आ गई है। लोगों ने अपने हितों पर ध्यान दिया कि यहां तो केवल सांप्रदायिक रूप से लोगों को बीमार बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर केवल लड़ाया जा रहा है, जातियों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, और जो अधिकार मिला था संविधान के जरिए इस देश के दलितों, वंचितों, पिछड़ों को, आरएसएस का जो पुरानी मंशा है कि हम इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर संविधान लेकर के आए,
इस देश में वर्ण और जाति व्यवस्था को मजबूत करें, पितृसत्ता को मजबूत करें, तो वो मंसूबे उनके मध्य प्रदेश में भी दिखे कि एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब की। उत्तर प्रदेश में इटावा से लेकर के एटा की तमाम घटनाएं पहले तो दलितों के और आदिवासियों के साथ ही ये हो रहा था, अब तो पिछड़े वर्ग के माने जो जिनको मनुस्मृति में शूद्र कहा गया है उनके साथ भी वही हो रहा है। तो ये सारे तबके आरएसएस की हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स से बुरी तरीके से परेशान है, गुस्से में है। और भारतीय जनता को बिहार तो सामाजिक न्याय की राजनीति का पुराना गढ़ है। वहां कर्पूरी ठाकुर से लेकर के बीपी मंडल होते हुए और लालू प्रसाद यादव, एक लंबी श्रृंखला, शरद यादव, रामविलास पासवान। वो बात अलग है कि रामविलास पासवान और नीतीश कुमार आगे चलकर के बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन लोगों के मन में वो जो सामाजिक आजादी है जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में भी प्रावधान किया और संविधान सभा में अपने भाषण में जिसका उल्लेख किया था कि सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होना जरूरी है, सिर्फ राजनीतिक आजादी का सवाल नहीं है, सामाजिक आजादी का सवाल। अब तो राजनीतिक आजादी खतरे में जा रही। जो डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे थे कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, मतपेटी से पैदा होगा, ये सरकार क्या करने जा रही है? लोगों का वोटिंग राइट ही छीन रही है और ये चोरी पकड़ में आ गई है। इसीलिए आप देखिएगा तेजस्वी यादव बेहद मुखर हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये फर्जी वोटिंग थी, फर्जी वोटर है, तो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव तो इसी फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए हुआ, तो सरकार भी फर्जी है। तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कुछ सरकार को नहीं सूझ रहा है और चुनाव आयोग जिस तरह से जबरिया धांधली करने पर आमादा है। और वो वही है कि जब सैया भय कोतवाल तो हमें डर का है का, माने जो इसको कहते हैं कि जबरा मारे भी और रोने भी न दे, चुनाव आयोग वही कर रहा है। वो जो कल परसों की खबर थी कि जब अभिषेक मनु सिंघवी और जो लोग मिलने के लिए गए थे, तो चुनाव आयुक्त महोदय जिस तरह से उंगली दिखा दिखा करके बात कर रहे थे, ये लोकतंत्र में चुनाव आयुक्त जनता के सेवक है, मालिक नहीं है। और जनप्रतिनिधियों के सामने उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये भी उनको सिखाने की जरूरत है। अब चूंकि जिसको राहुल गांधी ने कहा था कि भाई जहां से वो चुन के आ रहे हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी अब अपनी बात कह दी है कि 7 दिन के भीतर अगर जो सवाल है उन सवालों को लेकर के संतुष्ट नहीं किया गया और ये प्रक्रिया इस तरह से चलाई गई, तो फिर उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। और ये तो बिहार है जहां कई बड़े आंदोलन, चंपारण का आंदोलन हुआ, नमक सत्याग्रह की बुनियाद इसी बिहार की है, जहां नुनिया समाज के लोगों को अंग्रेजों ने नमक बनाने के सो कॉल्ड जुर्म में उन्हें खौलते हुए पानी कढ़ाई में झोंक दिया था। गांधी जी तो बाद में आते हैं। तो यही वो बिहार है। तो बिहार में राजनीतिक नेतृत्व भी मजबूत है, सामाजिक न्याय की चेतना भी है और लोग भी, और जितने बौद्धिक हैं बिहार में, गरीबी बहुत ज्यादा है, ये सब जानते हैं। बिहार से लोग पलायन करके तमाम दूसरे राज्यों में गए, लेकिन पॉलिटिकली जो उनकी समझ है वो कई और दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक है। और इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में ये जो वोट काटने का, वोटिंग राइट खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ ही विपक्ष को पहली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अब मुझे लगता है कि सिर्फ बिहार चुनाव का मामला नहीं है, आने वाले जो विभिन्न चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है, आपकी पहली लड़ाई यानी विपक्ष की पहली लड़ाई तो होने जा रही है चुनाव आयोग की इस तरह की जो धांधलियां हैं उसके खिलाफ। आप इसी को लेकर के जनता के बीच में जाइए कि ये तो जो जनता की राजनीतिक आजादी है, सामाजिक लोकतंत्र तो छोड़ दीजिए, उसको तो वो पूरे तरीके से मनुस्मृति के विधान के जरिए फिर से
असमानता और अन्याय के आधार पर वो समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन यहां जो पहली आजादी, राजनीतिक आजादी, अब वो भी खतरे में है। तो इसके लिए पहली लड़ाई राजनीतिक दलों को लड़नी होगी और उसके बाद चुनाव, वो बचेगा तब तो चुनाव होगा। इस तरह से चुनाव तो बेमानी हो जाएगा। आपने क्या लोकतंत्र को केवल इस प्रहसन में तब्दील कर दिया? ये नौटंकी भर रह गई है क्या? ये नौटंकी नहीं है, ये प्रहसन नहीं है। ये देश के सत्ता को, देश के जनप्रतिनिधियों को चुनने की पूरी प्रक्रिया है और इसे नहीं बाधित किया जा सकता। अगर इसको बाधित कर दिया गया तो इसका मतलब है कि राजनीतिक लोकतंत्र आपका खत्म हो गया। राजीव जी बिल्कुल, राजनीतिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र अगर खत्म हो गया है तो फिर देश खत्म हो गया है, ये तय मानिए, क्योंकि देश को आज़ाद इस एक लोकतांत्रिक पद्धति के विकास के साथ साथ किया गया था और उसके बाद वो विकास कहाँ पहुँचा है वो आप देख लीजिए। एक विकास का जिक्र बार बार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के नेता करते हैं, उनकी सरकार करती है। वो विकास सड़कों पे कितना दिखाई देता है और सड़कों के किनारे कितना दिखाई देता है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पकौड़े तलिए, अगर नौकरी नहीं है तो वो भी एक रोज़गार है, और नाले के गैस से चाय बनाइए। खैर आगे बढ़ें और समीरात्मज मिश्र जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी ज़रा समझूं कि क्या आपको लगता है कि यहाँ बिहार का जब हम जिक्र करते हैं, महाराष्ट्र का जिक्र शुरुआत में मैं कर चुका हूं, बिहार का जिक्र जब हम करते हैं और यहाँ अब खतरा नागरिकता पे है, ऐसे में जो याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका से कितनी उम्मीद की जाए? ना आप जज हैं ना मैं जज हूं, लेकिन फिर भी जो 1995 का वर्डिक्ट है उस आधार पर कुछ तो उम्मीद जगती होगी ना? राजीव जी, बिल्कुल उम्मीद जगती है, और खास तौर पर जिन ग्राउंड्स पर उसको चैलेंज किया गया है। पहली बात तो ये कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर चुनाव आयोग नियमावली तैयार कर रहा है, और ये अपने अधिकार क्षेत्र से जब बाहर जाकर बहुत सारी चीजें कर रहा है। राजनीतिक दलों से उसको मिलना कैसे है, कौन से राजनीतिक दलों से किस पद पर बैठे लोगों से मिलेगा, ये चीजें वो तय कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और जिस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है वो यही है कि आयोग का मनमाना तरीका और बहुत सारे लोगों को, बड़ी संख्या में मतदाता सूची से लोगों को गायब कर देने की साजिश, ये आधार बनाया गया है। उसके अलावा जो उन्होंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, जो 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें भी कई ऐसे पॉइंट हैं जो मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं चुनाव आयोग के इस मनमाने तरीके को लेकर। दूसरी बात यह है कि अगर इसमें जो साजिश की बात बार बार हो रही है, और साजिश की बू इससे आ रही है कि चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया में अब तक खामोश रहा। अब तक उसको नहीं ऐसा महसूस हुआ कि बिहार में जो मतदाता सूची अभी है, या जनवरी में जब वो अपलोड कर रहा था वेबसाइट पर, तब उसको नहीं पता लगा कि इसमें बहुत खामियां हैं, विदेशी लोग यहाँ पर मतदाता बने हुए हैं, या और भी जो कारण उन्होंने बताए हैं चुनाव आयोग ने। अचानक उनको लगा कि अब इसमें बिल्कुल एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पूरा बदलाव कर देना चाहिए, यानी एक तरीके से मतदाता सूची की पूरी ओवरहॉलिंग कर देनी चाहिए। तो आप ओवरहॉलिंग उसकी कर दीजिए, लेकिन ओवरहॉलिंग आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारे फैसले केवल आपके नहीं होते हैं। चुनाव कराना, मतदान, चुनाव आयोग का काम ये है कि एक प्रॉपर तरीके से मतदान कराए, उसकी सूची बनाए, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि जब जी चाहे तब कोई नियम बना देगा बिना किसी से पूछे। राजनीतिक दलों की भी अपनी हैसियत होती है, राजनीतिक दलों का वहाँ पंजीकरण होता है, राजनीतिक दल के लोग ही चुनकर जाते हैं जो चुनाव होता है, तो उनको इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता जैसे चुनाव आयोग कर रहा है। और ये नियम लगा देगा कि केवल कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे ही उससे मिलने आएंगे, भारतीय जनता पार्टी से जेपी नड्डा ही मिलने आएंगे, या किसी भी पार्टी के केवल अध्यक्ष ही मिलने आएंगे, ये चुनाव आयोग नहीं तय करेगा। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि चुनाव आयोग कैसे अपनी मर्जी से जो मन में आ रहा है वो कर दे रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चुनाव आयोग अपने इस जो कार्यशैली है उसको जस्टिफाई भी कर रहा है, कह रहा है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, ये नया आयोग है। तो नया आयोग क्या संविधान में कोई नया आयोग बना दिया गया है? जो संविधान ने जिस आयोग को बनाया है और जो उसको काम दिए हैं, जो उसको ताकत दी है, क्या ये नए वाले आयोग ने कुछ ताकतें अपने आप उसमें ग्रहण कर ली हैं? क्योंकि अगर उसमें कोई भी परिवर्तन होगा, चाहे उसकी क्षमता में, चाहे उसके आकार में,
चाहे उसके कार्यक्षेत्र में, वो सारा परिवर्तन संसद में होगा, चुनाव आयोग में बैठकर नहीं होगा। वहां से थोड़ी दूर पर जो संसद है और संसद में बैठे लोग ही करेंगे। तो ये जो तरीका है बहुत ही अजीबोगरीब है और इसी मनमाने तरीके को ही चैलेंज किया गया है। दूसरी बात ये कि आपको बदलाव करना था, उसके लिए आपने ये सोचा भी नहीं कि आखिर जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बिहार जैसे राज्य में लोग 1 महीने के भीतर वो सारी चीज़ें कहाँ से ला कर देंगे। तो सीधे सीधे ये आरोप तो राजनीतिक दलों का है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक झटके में मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश है और फिर उसके बाद उनकी नागरिकता छीनने का षड्यंत्र है। लेकिन चुनाव आयोग की कार्यशैली से ये दिख भी रहा है कि वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार आरोप नहीं है, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारी चीजें चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? क्या उसको ये पता नहीं था कि उसका विरोध होगा? क्या उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो मनमाना तरीका अगर अपनाएगा तो कोई विरोध करने वाला नहीं होगा? निश्चित तौर पर उसको ये आभास रहा होगा कि इसका विरोध होगा। लेकिन जो एक दुरभिसंधि के आरोप लगते हैं कि सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयोग किस तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, बदल रहा है, अपने तरीके से उसको लागू कर रहा है, वो साजिश एक बार फिर यहाँ पर फलीभूत होती दिख रही है। क्योंकि चुनाव आयोग को ये भरोसा है कि कोई कुछ भी कर ले, विपक्षी दल कुछ भी कर ले, सरकार हमारे साथ है, वो कुछ नहीं करने देगी इन लोगों को। तो ये उसका जो कॉन्फिडेंस है वो उसको मनमाने तरीके अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है और इस मनमाने तरीके को निश्चित तौर पर चैलेंज करना जरूरी है और राजनीतिक दलों को भी इसके खिलाफ संघर्ष करना जरूरी है। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया एक ऐसी चीज है, अगर ये हाईजैक हो गई और ये अपने तरीके से लागू होने लगी, अपने तरीके से आयोग नियम बनाने लगा और नया आयोग बना कहने के नाम पर वो ये मनमाना तरीका अपनाने लगा, तो फिर ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही ध्वस्त कर देगा। फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अपने हिसाब से मतदाता सूची तैयार करेगा, अपने हिसाब से लोगों के वोट डलवा देगा। और ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, हो चुका है। और 2-2, 3-3 राज्यों की सरकारें जो विपक्ष चिल्ला रहा है इतने दिनों से, उसको करने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा कि अब चल के हम बिहार में भी इस चीज को करें। तो बिहार में कर रहे हैं, उसके बाद अगर यहाँ होने दिया जाएगा, फिर अगला निशाना पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, यानी ये पूरा एक लाइन से चलता रहेगा जहां जहां चुनाव होते रहेंगे। तो बहुत एक गंभीर मसला है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। आप जो कह रहे हैं कि क्या इस पर फैसला होगा, निश्चित तौर पर जो ग्राउंड है उनके आधार पर चुनाव आयोग को कम से कम सुप्रीम कोर्ट मनमानी करने का अधिकार नहीं दे सकता है। उसको पता है कि चुनाव आयोग की मनमानी पूरे देश के लोकतंत्र को किस तरीके से नष्ट करके रख देगी, इस बात का अंदेशा सुप्रीम कोर्ट को भली बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अंदेशा तो जरूर, अंदाज़ा जरूर होगा सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हो सकता है अगर सीधे खुले तौर पर मनमानी या इस पर कोई रोक ना लगाए तो। लेकिन देखा जाएगा कि आखिर होता क्या है। श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधा पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, चुनाव आयोग अपनी डफली, अपना राग और लगातार आज भी कह रहा है चुनाव आयोग, आज ज्ञानेश कुमार का बयान आया कि एक भी मतदाता न छूटे इसलिए हम ये कर रहे हैं। राजीव जी, ज्ञानेश कुमार जी हैं, ज्ञान उनके पास थोड़ा ज़्यादा है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति की खुद की नियुक्ति जो है वो संदेह के घेरे में है, कल को पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आ जाए कि ये ज्ञानेश कुमार जी जो है अवैध रूप से यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त बने बैठे हैं, इनका मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का अधिकार नहीं है। वो सारे बिहार के लोगों से उनका नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहा है। यानी खुद जिस व्यक्ति के ऊपर जो है अभी तलवार लटकी हुई है कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त है भी कि नहीं है, वो सारे बिहार के लोगों से कह रहा है कि अपने जन्म अपना प्रमाण पत्र दो कि तुम भारत के नागरिक हो। तो इससे ज़्यादा और राजीव जी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी पूरी ताकत के साथ संघ परिवार का एजेंडा जो है उसको लागू कर रहे हैं, एनआरसी लागू कर रहे हैं। जो प्रपत्र जारी किया गया है कि साहब आपको प्रपत्र भर के देना है, उसमें नीचे लिखा भी हुआ एक कॉलम भी है कि एनआरसी अगर लागू होती है तो वो भी लागू होगी एनआरसी, ये उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो अब ये इसका मतलब कि जो काम मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं वो ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हैं।
तो हो सकता है कल को ज्ञानेश कुमार जी ही भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। आरएसएस का भी, मोदी जी काम के आदमी नहीं है, काम के आदमी तो ज्ञानेश कुमार है। एनआरसी ये लागू कर रहे हैं, करोड़ों गरीबों के वोट ये काट रहे हैं, नागरिकता से वंचित ये कर रहे हैं। मोदी जी क्या, ये तो भाषण देते रहते हैं केवल। तो ज्ञानेश कुमार ज्यादा काम के आदमी, तो ज्ञानेश कुमार बन जाए प्रधानमंत्री। तो हो सकता है कि आरएसएस जो कुछ कर रहा है उसमें ज्ञानेश कुमार जो है वो आरएसएस की तरफ से खेल रहे हो, मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो भी सकता है। इस तरह की चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन ये इन चर्चाओं से अलग राजीव जी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वो आम नागरिक की नागरिकता को जांचे और उससे उसका प्रमाण पत्र मांगे। और दूसरी बात ये कि जो आपने अपना दिया था अभी तक, एपिक नंबर आप देते थे, आप उसी को नहीं मान रहे हैं। मतलब जो आप, अब इसकी क्या गारंटी है कि आप जो आज जारी करेंगे इस मतदाता पुनरीक्षण के बाद वो भी मान्य होगा कि नहीं होगा? उसके बाद फिर कहा जाएगा कुछ और लेकर आओ। तो ये इसका मतलब राजीव जी कुल मिलाकर मुझको लगता ये है कि ये एक आरएसएस का एजेंडा है, उसको ज्ञानेश कुमार लागू कर रहे हैं जी। और मोदी जी जिस काम को नहीं कर पा रहे, आरएसएस में उनसे लागू करवा रहा है। कुल मिला के ये दिखाई पड़ता है और ये सीधे सीधे आम नागरिक के मताधिकार पर चोट है और बिहार को असम बनाने की जो है तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से असम में एनआरसी हुई वो एक अदालत की निगरानी में हुई, ये चुनाव आयोग साहब जो है वो खुद कर रहे हैं, बस अंतर इतना है। जी गर साहब, सप्ताह भर से हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, आज पहली बार आपसे इस विषय पे चर्चा हो रही है। जरा समझना चाहता हूं आपके जरिए कि बिहार में जो हो रहा है इसका कितना असर बिहार और बिहार के बाहर पड़ते हुए देखते हैं आप? मैंने बिहार में तो पड़ेगा ही, पूरे देश में पड़ेगा इसका असर, पूरी दुनिया में पड़ेगा इसका असर। ये कोई छोटा मामला नहीं है। 1952 के बाद से ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जिसको कहना चाहिए डेमोक्रेसी के साथ। मतलब महाराष्ट्र में तो जो हुआ वो छोटा करप्शन था और उसके वीडियोस मांगे गए, वो तमाम चीज़ें चली। हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से किया। एक जो सरकार महाराष्ट्र में कायम है, वैसी ही सरकार बड़े पैमाने पर बिहार में कायम करने की साजिश चल रही है। और ये ऐसा है कुछ इस तरह का कि क्रिटिकल कंडीशन में कोई मरीज अस्पताल में लाया गया है और डॉक्टर उससे पहले पूछ रहा है कि तुम अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र दो, उसके बाद हम तुम्हारा इलाज करेंगे। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो इस समय क्रिटिकल कंडीशन में है और जो चुनाव आयोग है वो नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, एडीआर, सुप्रीम कोर्ट गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक परमानेंट बेंच सरकार के और सरकार से संबंधित संवैधानिक संस्थाओं के तानाशाही फैसलों की सुनवाई के लिए स्थापित कर देना चाहिए, जिसके पास सिर्फ यही काम हो। क्योंकि रोज इस तरह के काम हो रहे हैं कि अदालतों के पास नागरिकों के दूसरे मसलों की सुनवाई के लिए समय नहीं बच रहा है और ये जो सरकार के फैसले हैं, सरकार की संस्थाओं के जो फैसले हैं, उनके लिए लगातार दबाव बना हुआ है न्यायपालिका पर। आप जरा सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्टे नहीं देता है, इस मामले में तो तुरंत स्थगन की जरूरत है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी कोई तारीख डाल दे आगे की
और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करे, केंद्र को नोटिस जारी करे और बिहार सरकार को नोटिस जारी करे, उनको कोई तारीख दे और फिर उस तारीख तक उनके हलफनामे एफिडेविट्स पेश हों, तब तक तो पूरी प्रक्रिया गुजर जाएगी राजीव जी। जी, इस मामले में आप अगर जानना चाहें कि भाई हमारे नागरिकों की सुप्रीम कोर्ट से या न्यायपालिका से अपेक्षा क्या है, हमारी अपेक्षा ये है, देश की अपेक्षा ये है, बिहार की अपेक्षा ये है, बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं की, नागरिकों की अपेक्षा ये है कि प्राइमा फेसाई इस पर स्थगन दिया जाना चाहिए तुरंत। जी, कि ये काम आप पहले बंद करिए और मतदान की तैयारी में अपनी पूरी ताकत लगाइए। ये पूरा जो प्रकरण है ये मतदान को टालने का, चुनाव को टालने का और प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने का जो विपक्ष को उसके वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति से वंचित करती है, वो प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि ये एक मामला नहीं है, ये अब अगर ये सरकार उतर जाए कि ऐसा ही करना है तो वो उत्तर प्रदेश में भी करेगी, असम में भी करेगी, पूरे देश में करेगी। और इसका दूसरा पक्ष ये है राजीव जी, जिस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं या कर सकते हैं या करेंगे, कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरी कार्रवाई को लीगल ठहरा दे, जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके लीगलिटी को लेकर कानूनी प्रोविजंस का हवाला दे रहे हैं, धाराओं का हवाला दे रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए, क्या हो? अगर एक ऑप्शन, एक संभावना, उसको जो निरस्त नहीं कर सकते हम कि सुप्रीम कोर्ट स्थगन भी नहीं दे या तुरंत सुनवाई की प्रार्थना की जाए अर्जेंट मैटर मानकर, निवेदन किया जाए, उसके बावजूद सुनवाई के लिए कोई तारीख नजदीक की नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट स्थगन देने से इनकार कर दे या इसको लीगल ठहरा दे पूरे मामले। तो पूरी सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है वो ऐसा किया है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सके। जी, यानी बुलडोजर घर पे पहुंच गए, उसके बाद जिसके घर को ढहाया जाना है उससे कह रहे हैं कि जाओ न्यायालय से इसको रुकवाने का आदेश ले आओ। और वो जो गरीब आदमी है वो बुलडोजर को भी देख रहा है और उसके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, वकील नहीं है, वो कैसे न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचेगा। ये विपक्ष की हालत निर्वाचन आयोग ने की है कि अगर आप ये काम करना चाहते थे तो आप साल भर पहले बताते, 2 साल पहले बताते, मतदाता सूचियों जब फाइनल कर रहे थे तब बताते आप, जब आपने वेबसाइट पर अपलोड की तब बताते आप, पिछले चुनाव में बताते आप, 2020 के, 2015 के चुनाव में बताते आप हम आपके इरादों पर देश शक करता है और हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो चल रहा है उसके पीछे
लोकतंत्र को समाप्त करने का या अंडरमाइन करने का या कमजोर करने का कोई बड़ा षड्यंत्र है। तो वो इसको मैं एक बड़ी घटना के रूप में देख रहा हूं, जो घटनाक्रम चल रहा है उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास। एक बड़े घटनाक्रम के रूप में इस पूरी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें, और ख़ासकर इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर वहां से क्या कुछ निकल के आता है। प्रशांत जी, ज़रा थोड़ा और आगे बढ़ें हम, और बिहार की ही बात, बिहार में सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपने पर अड़ा हुआ दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, चुनाव आयोग कह रहा है कि पहले भी 31 दिनों में हमने ये काम किया है, इसलिए अभी फिर हम करेंगे और करके दिखाएंगे। इस करके दिखाएंगे वाली जो बात है, इसमें तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ के जो वोटर्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, ये तो एक बड़ा सवाल आता है ना। भाई आप अपनी तरफ से कह रहे हैं हम कर लेंगे, लेकिन कितने लोग इसमें आए, कितने लोगों के नाम कट गए, मामला ये बनेगा ना। बिल्कुल, देखिए पूरी प्रक्रिया जो है उस पे सवाल खड़े होने चाहिए। अब एक खबर आती है कि लगभग 1.5 लाख वॉलंटियर्स हैं। ये वॉलंटियर्स किसने चुने हैं? 1 लाख उसमें BLOs हैं और 1.5 लाख के वॉलंटियर्स हैं। ये वॉलंटियर्स कौन है? ये BLO का जो आधार है चुनने का, ये कैसा है, कितना ये पारदर्शी है, ये कौन लोग हैं, इनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? बात हो रही है कि ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के अलावा इनके क्रेडेंशियल्स क्या, इनकी जवाबदेही कहाँ है? तो ये तमाम सारे जो प्रक्रिया के सवाल हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो राजीव जी हो रही है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन बनाम पॉलिटिकल पार्टीज हो रहा था, राजीव कुमार के समय से ही चल रहा है। अब इलेक्शन कमीशन बनाम बिहार की जनता है, या कहें कि देश की जनता है। अब इलेक्शन कमीशन जनता के खिलाफ हो गया है। आपने पूरे बिहार के लगभग 8 करोड़ लोगों को नागरिकता उनकी संदिग्ध कर दी है। ये संभव नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। अगर आपको उन संदिग्ध लोगों के वोटर मताधिकार जो आपको संदेह है कि उसमें कुछ लोग आ गए हैं जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, नागरिकता नहीं है, आप उनकी पहचान करके उनके पास जाइए। आप पूरे बिहार को क्यों कर देंगे? पूरे बिहार को नागरिकता विहीन क्यों कर देंगे? इसीलिए मैंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया था कि ट्रंप उनके पास गए जिनके पास कागज नहीं थे। उन्होंने पूरे अमेरिका के नागरिकता से सवाल नहीं पूछे। भारत चुनाव आयोग को क्या अख्तियार है? दूसरी एक सबसे बड़ी जो समस्या राजीव जी आ रही है वो ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, 2003 में जो वोटर आईडी, जो 2003 की मतदाता सूची में लोग थे 4 करोड़ से ऊपर, जिनको माना जा रहा है कि अभी भी वो 2 करोड़ से ऊपर लोग होंगे, वो 2 करोड़ से ऊपर लोग 8 चुनाव में वोट दे चुके हैं। तो वो चुनाव आयोग क्या कहीं और का था जिसने इन लोगों को वोट करवाया? और ये 8 सरकारें जो बनी हैं, 4 केंद्र की और 4 बिहार की, तो ये 8 सरकारें की का आप उसकी कानूनी और संवैधानिक औचित्य क्या रह जाएगा? अगर इसी को मान लें अगर कि ये गलत मतदाता थे, तो बिहार से चुने गए जितने MP हैं उनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए, चाहे वो JDU के हों, चाहे वो RJD के हों या BJP के हों, और पूरे बिहार में नई मतदाता सूची के साथ आप लोकसभा के भी उपचुनाव करवा लीजिए, क्योंकि यही तो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया था और 2024 में ही वोट दिया था, पिछले साल वोट दिया था। तो आप इनको सबको निरस्त कर दीजिए फिर सारे MPs को, और वो दोबारा चुनकर आए, तब फिर शक्ति परीक्षण हो लोकसभा में कि बहुमत किसका है किसका नहीं है।
या तो फिर ये भी किया जाए। विपक्ष के पास एक और रणनीति जो विपक्ष को अपनानी चाहिए, वो सबसे बड़ी समस्या राजीव जी इस देश में क्या आ रही है कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की। राजीव कुमार जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का दफ्तर बना दिया। बहुत ही अशिष्ट तरीके से वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्षों से, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से बातचीत करते थे या चिट्ठियों का जवाब देते थे। सामान्य शिष्टाचार से भी को भी फॉलो नहीं करते थे। ये जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यकर्ता बन के काम करती है, ये जब रिटायर होते हैं तो विपक्ष को इनके बारे में रिसर्च करना चाहिए। बड़े बड़े वकील विपक्ष की पार्टियों के पास हैं, इनको कैसे कानून के दायरे में ला सकते हैं, इनको कैसे प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं। अब तो इनके ऊपर, अब अगर आप मान लीजिए किसी मामले में किसी ब्यूरोक्रेट को जो रिटायर हो चुका है और जिसने अपने कार्यकाल में कार्यकर्ता की तरह काम किया है, चाहे वो सीबीआई में रहा हो या ईडी में रहा हो या चुनाव आयोग में रहा हो या किसी और संस्थान में रहा हो, विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर क्यों नहीं काम करती हैं? क्योंकि उसने तो संविधान, कानून, शिष्टाचार सब कुछ ताक में रख के बीजेपी के लिए काम किया। और एक सबसे बड़ी बात जो अभी उभर कर आ रही है, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इस पर चर्चा बहुत हो रही है कि क्या सरकार का काम केवल चुनाव जीतना है? क्या सरकार का काम केवल इलेक्शन लड़ना है? क्या सरकार में बैठे मंत्री केवल इलेक्शन के मैनिपुलेशन के लिए काम करते रहेंगे? प्रधानमंत्री तमाम देशों की यात्रा में है, विदेश नीति के बारे में हम लोग 11 साल सुन रहे हैं और अभी हमने विदेश नीति का हाल देख लिया। एक भी देश आपके ऊपर नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बन गया, उसको तो खैर रोटेशन में बना, लेकिन उसको वोट कितने मिले, ये इंपॉर्टेंट है। तो विदेश नीति की हालत हमने देख ली। प्रधानमंत्री विदेशों में ही रहते हैं, जो यहाँ पे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार चला रहा है कौन? ब्यूरोक्रेट। ये जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, जो भारत के संविधान को, डेमोक्रेसी को, लोकतांत्रिक परंपराओं को, आज़ादी के मूल्यों को जो कमज़ोर कर रही है, और ये कमिटेड ब्यूरोक्रेट जब रिटायर होते हैं, इनके बारे में विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए कि इनको कैसे कानून के प्रति जवाबदेही बनाएं। अब तो इनके लिए अगर ये अदालत में जाएंगे तब तो इनके लिए एडवोकेट जनरल नहीं खड़ा होगा, सॉलिसिटर जनरल नहीं खड़ा होगा सरकार का। अब तो ये नागरिक हैं, रिटायर्ड हैं। तो विपक्षी पार्टियों को अपनी रणनीति में ये भी शामिल करना चाहिए ताकि जो ब्यूरोक्रेट अंदर सिस्टम के हैं और जो कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं बीजेपी के, उनको एक मैसेज जाए कि कल को जब वो रिटायर होंगे, जब वो पावर में नहीं होंगे, तो उनके साथ भी ये हो सकता है। विपक्षी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि उनके सामने एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। ऐसी सरकार पीछे कभी नहीं आई है जो, और इस तरीके की अगर इतनी असंवेदनशील सरकार है जो अपने भारतीय, और इतना असंवेदनशील इलेक्शन कमीशन है जो नागरिकता पर सवाल खड़े कर रहा है, 8 करोड़ लोगों की नागरिकता पर सवाल खड़े कर रहा है। उस ब्यूरोक्रेसी के बारे में विपक्षी पार्टियों की एक रणनीति होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष की बात आप कर रहे हैं और विपक्ष का रोल क्या होना चाहिए इस ऐसे मौके पे, जरा प्रोफेसर रविकांत जी, क्या रोल होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से अब मुझे लगता है कि विपक्ष की एक और भूमिका इस समय लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई तो राहुल गांधी लंबे समय से लड़ रहे हैं और ये भी वो बहुत बार कह चुके हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर संघ के लोगों का कब्जा हो गया है और दीमक की तरह उन्होंने उन संस्थाओं को चाट करके कमजोर कर दिया। तो उन संस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए
एक और लड़ाई लड़ने की जरूरत है, निश्चित रूप से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर जो राजनीतिक आजादी मिली थी या जिस सामाजिक लोकतंत्र की तरफ ये देश बढ़ रहा था, वो पूरी प्रक्रिया बाधित होगी। जनता की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास है जो कम से कम दलितों के भीतर तो मैं देखता हूं, अब ओबीसी समाज में भी एक छोटा तबका है जिसमें ये चेतना आ रही है कि वो इन तमाम चीजों के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव है कि जो विपक्ष के राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे हैं या जो अभी उस लड़ाई में मौजूद हैं, जो सत्ता में जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आकर के डट करके मुकाबला करना चाहिए। एक लंबा समय हो गया, मुझे नहीं याद पड़ता है कि इधर कुछ सालों से किसी ने जेल भरो आंदोलन की बात की। सड़कों पर तो अभी थोड़ा निकलते हैं लोग, लेकिन क्या वजह है कि जेल भरो आंदोलन नहीं होते हैं? ये सरकार तो आपको सड़कों पर भी नहीं आने देती, नजरबंद करती है। तो ठीक है, उससे तो अच्छा है कि जेलों को ही आबाद किया जाए। तो जब तक ये नहीं होगा और उस सत्ता को संवैधानिक संस्थाओं पर जो बैठे हुए लोग हों, ये सीधे तौर पर मैसेज नहीं दिया जाएगा कि अगर आप लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, उसको ध्वस्त करेंगे, तो इस देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो विपक्ष की राजनीतिक दल हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि सिर्फ सत्ता बदलने का मामला नहीं है, ये उस लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को, उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का भी मामला है। सत्ता तो आती जाती है, तो एक ये लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़नी होगी। और जो काम राहुल गांधी ने किया पिछले दिनों, और मुझे लगता है कि जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें बनी, अगर राहुल गांधी ने वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं की होती या राहुल गांधी संविधान को लेकर के लोकसभा चुनाव में नहीं इस तरह से खड़े होते, तो लोगों की उम्मीद नहीं बनती। आज उसी बिहार में नौजवानों की सबसे बड़ी वो पसंद है। एक दौर में जब सर्वे महाराष्ट्र का आया था तो महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ी पसंद थे, दक्षिण भारत में तो वो है ही। तो राहुल गांधी के साथ साथ बिहार में तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका है, मायावती की भी भूमिका हो सकती है, लेकिन वो क्यों खामोश हैं, क्यों सोई हुई हैं, ये बड़ा समझ से परे है। लेकिन जिस तरह का दबाव उनके ऊपर होगा, और आज उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाबा साहब अंबेडकर के उस संघर्ष को आज छलनी किया जा रहा है। और जो अपने आप को कहते हैं कि साहब हम तो उनकी विरासत को लेकर के चल रहे हैं, हम उनके विचारों और मूल्यों को लेकर के चल रहे हैं, अगर वो खामोश रहेंगे तो ये लोकतंत्र का चीरहरण होते हुए वो भी देखेंगे। जनता क्या करेगी? प्रकाश अंबेडकर का बयान इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसी तरह के बयान ही नहीं आने चाहिए, बल्कि सड़कों पर आकर के और जेल भरो आंदोलन करने की जरूरत है कि ये लोकतंत्र को आप लूटतंत्र में तब्दील नहीं कर सकते। ये जो जनता का अधिकार है, ऐसे नहीं मिला है। 90 साल का वो स्वाधीनता आंदोलन जिसमें हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, क्या इस विपक्ष को नहीं याद है कि भगत सिंह से लेकर के सुखदेव राजगुरु की शहादत हमें याद करने की जरूरत है। 9 साल से ज्यादा का वक्त नेहरू का अपना जेल में, और ऐसे ही वो सारे लोग जिन्होंने इतनी यातनाएं सही और इस देश को आजाद कराया, कम से कम मुझे लगता है कि अंग्रेज इनसे तो बेहतर थे इस मामले में। कोई आंदोलन खड़ा होता था या जुडिशरी जिस तरह की उस समय की थी कि गांधी के साथ भी वो बड़े सम्मान के साथ पेश आते थे। आज राहुल गांधी को देख लीजिए, बहुत सारे जो न्यायालय है वहां पे क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ कि साहब मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हो गई, वो सांसदी चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि कहां कहां इस तरह की घुसपैठ हुई है। हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट से अभी ये उम्मीद है, और खास करके गवाई साहब से, और उन्होंने जो अभी फैसला किया है कि वहां कर्मचारियों में आरक्षण अभी तक नहीं था, SC ST, और अभी आज उन्होंने OBC के भी आरक्षण को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। तो जो मुहिम थी कि साहब जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए या जो भी अन्य सेक्टर्स हैं वहां पे,
तो गवाई साहब जब से आए हैं ये उम्मीद, लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये कि नागरिकता को ही जो प्रश्नांकित कर रहा हो चुनाव आयोग, उस चुनाव आयोग पर कायदे से सुप्रीम कोर्ट को शिकंजा कसने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि उनका काम क्या है। नागरिकता जांचने का काम उनका नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारी अंततः विपक्ष पर ही आती है, उन राजनीतिक दलों पर आती है जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी के पास 18 से 20 वीडियो डाउन हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। समीर जी, आपके पास आना चाहता हूं। विपक्ष की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, साथ साथ सत्ता पक्ष को भी हम लोग देख रहे हैं। सत्ता पक्ष में बिल्कुल खामोशी है। सत्ता पक्ष इस पूरी गतिविधियों से बहुत खुश नज़र आ रहा है। जितने नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि हाँ, चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ज़रा आपसे दोनों पक्षों की समीक्षा चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं और इस पूरे मसले पे। राजीव जी, सत्ता पक्ष में अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा इसमें और एक कह लीजिए कि कैटेगराइज कर दीजिए कि बीजेपी के नेता इसमें खुश दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू वहां पर, अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो जेडीयू के नेताओं में इसको लेकर आशंका जबरदस्त है। आप ये समझिए कि लगभग वैसी ही है जैसी कि कांग्रेस में या आरजेडी में या कम्युनिस्ट पार्टियों में। वो लोग इसको आशंकित है क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जो मतदाता सूची से लोग बाहर होंगे वो उनके भी मतदाता होंगे। अब बीजेपी क्यों खुश है, यही जो तमाम आरोप इस चुनाव आयोग के ऊपर हैं और सरकार के साथ या बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने और उसको बीजेपी के पक्ष में करने के जो आरोप लगते हैं वो भी इससे पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और ये पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये कहीं से भी कोई एक रूटीन वर्क चुनाव आयोग नहीं करना चाह रहा था। रूटीन वर्क अगर करता तो थोड़ा पहले भी इसको कर सकता था, ऐसा कोई उसके सामने दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐन चुनाव के टाइम पर वो कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब विपक्षी दलों को, तो विपक्षी दल चुनाव उनका तो आशंकित होना स्वाभाविक है। उनको तो अब कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पिएगा। महाराष्ट्र में उन्होंने देखा, हरियाणा में देखा, दिल्ली में देखा, और महाराष्ट्र चुनाव के समय ही वहाँ विपक्षी पार्टियों के लोग इस चुनावी मतदाता सूची को लेकर किस तरह आशंकित थे। उनकी सारी आशंकाएं जैसा वो कह रहे थे वैसी की वैसी चुनाव आयोग में रिफ्लेक्ट हो, चुनावी नतीजों में रिफ्लेक्ट होकर आई है। संजय राउत ने सीधे तौर पर यह कहा था राहुल गांधी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको हम लोग काफी पॉपुलर भी हुआ था, बार बार वायरल है उनका वो बयान, कि 39 लाख फ्लोटिंग वोट्स हैं चुनाव आयोग के पास, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और वोट देकर चले आते हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, अस्तित्व में नहीं है वो। तो अब ये सारी चीजें जब चुनाव आयोग हर जगह कर रहा है और नतीजा भी दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, तो यहाँ जो भी कदम उसने उठाया वैसे ही वो एक आशंका पैदा करने वाला कदम तो था ही कि आप अचानक 1 महीने का समय दें और चुनाव से ऐन पहले 2-3 महीने पहले आप कहें कि हम पूरी की पूरी मतदाता सूची को ही बदलने जा रहे हैं, उसको रिव्यू करने जा रहे हैं, तो अपने आप ही में एक संदिग्ध फैसला है। तो विपक्ष तो उसको शंका की दृष्टि से देखेगा ही। और दूसरी बात ये कि विपक्ष के किसी भी शिकायत को, किसी भी आरोप को आपको सुनना नहीं है, आपके पास एक लाइन का जवाब है। ये पूरा जो रवैया है, कार्यशैली है चुनाव आयोग की, वो बड़ी अजीबोगरीब है कि वो विपक्ष को कुछ भी नहीं समझ रहा है। जैसे सरकार विपक्ष को कुछ नहीं समझ रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि विपक्ष जिन चीजों पर चर्चा की मांग कर रहा है, संसद के भीतर सर्वदलीय बैठक बुलाकर, वो चर्चाएं नहीं हो रही हैं। उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी लग रहा है कि विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है सरकार है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। और विपक्ष आशंकित हुआ है तो विपक्ष की आशंकाएं सामने दिखाई भी पड़ रही है, क्यों आशंकित है। और अब विपक्ष तो छोड़िए, पूरा वहाँ की पूरी जनता इसको लेकर परेशान है कि अगर उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए गए, और छीन ही लिए जाएंगे, क्योंकि इस 1 महीने के भीतर जिन लोगों के पास नहीं, जिनके पास है वो तो जाकर दिखा देंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है
वो वास्तव में इस 1 महीने के भीतर ना तो बनवा पाएंगे और ना ही चुनाव आयोग जी। के पास जाकर वो जमा कर पाएंगे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग बाहर रह रहे हैं, और जो नहीं भी रह रहे हैं, जो बिहार में ही होंगे, वो उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि इतनी जल्दी वो सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, तो फिर वो आशंकित होंगे ही। अब इसमें जब आपने जो बात कही है वही सबसे ज्यादा संदेह पैदा करती है कि आखिर सत्ता पक्ष और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश क्यों हैं। तो उनकी खुशी की वजह ही बता रही है चुनाव आयोग की मंशा दरअसल है क्या। जी जी, लेकिन गर्ग साहब, क्या चुनाव आयोग, चले मान लेते हैं कि सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए ये इस प्रक्रिया को अपनाया गया, लेकिन अगर 8 करोड़ के लगभग मतदाता और जितने भी कट गए, क्या वो विपक्ष के ही कटेंगे सिर्फ, अगर नहीं जुड़ पाए तो? और उससे क्या सत्ता पक्ष को फायदा होगा? इस गणित को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जरा कोशिश करें हम लोग कि इससे क्या फायदा हो सकता है, कैसे हो सकता है सत्ता पक्ष को? नहीं, सत्ता पक्ष को फायदा ऐसे हो सकता है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, ओबीसी में भी जो अति पिछड़े ओबीसीज हैं, और जो बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज के लोग हैं, पसमानदा मुस्लिम्स हैं या डिप्राइव्ड कम्युनिटी के मुस्लिम्स हैं, अगर आप तो बिहार को अच्छे से जानते होंगे जी। मैं भी बिहार पूरा घूमा हूँ, रहा हूँ। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है बिहार में बाढ़ के कारण। अगर आपने पूरा कोसी का इलाका देखें आप, तो हर साल किस तरह से वहाँ बाढ़ें आती है और कैसे लोगों के तबाह हो जाते हैं, पूरे घर के घर तबाह हो जाते हैं। और नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार और तेजस्वी की जब सरकार थी, तब जो जाति जनगणना हुई है वहाँ जी, उसमें जो आंकड़े आए हैं और जो लोगों की कंडीशंस आई हैं, तो पर क्या उनकी आय के साधन हैं, कितने लोगों के पास स्कूटर है, साइकिल है, मासिक आमदनी कितनी है, घर कितने हैं, सारी चीजें सामने आई है। आप क्या समझते हैं कि उन लोगों के पास कागज होंगे क्या? यही लोग जो हैं वो बीजेपी इनको अपना मतदाता नहीं मानती है। तो अगर बीजेपी जिनको अपना मतदाता नहीं मानती है और वो जो वोट नहीं करते हैं बीजेपी को, और बीजेपी जिन मुद्दों के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है, के पक्ष में है, तो वो उसके लिए तो बड़ा फायदे का है कि उसके जो वोटर्स हैं, उसके जो सिंपैथाइजर्स हैं दक्षिणपंथी ताकतों के, वो बचे रहेंगे। तो इसलिए ये फायदा तो, अब कुछ नुकसान हो जाएगा मान लीजिए बीजेपी के लोगों को, पर उसको जीतने के लिए, बहुमत के लिए जो सीटें चाहिए वो मिल जाएंगी। उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आप जो अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य तो सत्ता में आने का है ना, उसमें कोई और कोई तो उद्देश्य है नहीं। मतलब इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य क्या है? इलेक्शन कमीशन का अगर ये उद्देश्य हो कि वोटर लिस्ट जेन्युइन लोगों की बनना चाहिए, तो वो जेन्युइन वोटर लिस्ट तो पूरे देश की बनना चाहिए ना जी। आप बिहार की क्यों बनाना चाहते हैं? हमारा सवाल ये है कि बिल्कुल, अगर आपका उद्देश्य वोटर लिस्ट है, मतदाता है, तो आपका इंटरेस्ट एक राज्य कैसे हो सकता है? दूसरा ये कि जब सेंसस हो रहा है, सरकार ने घोषणा कर दी है 2027 में हो रहा है, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन तो उसमें होने ही वाला है। तो ये तो पूरा ऑब्वियस है ना कि आप क्या चाहते क्या हैं। इसमें कोई छुपा हुआ तो है नहीं कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं। वो मतलब
नब्ज देखना चाहते हैं कि पेट देखना चाहते हैं, ये स्पष्ट हो रहा है ना पूरा का पूरा। मेरा एक और सवाल है राजीव जी कि ये जो वंचित होने वाले हैं या जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं या जो अपने नागरिक होने को सिद्ध नहीं कर पाएंगे या जो माइग्रेट कर गए हैं और वो वापस इसलिए नहीं आना चाहते कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कि वो आ भी गए तो करेंगे क्या, या रिवीजन के टाइम पर वो आने के लिए और वापस लौटने के लिए डॉक्यूमेंट हैं भी, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अभी भी आए और दोबारा मतदान के लिए भी आए। आप लाखों की संख्या में जो बिहार के लोग दूसरी जगह हैं, वो अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? क्या मतलब मुझे जानकारी नहीं, आप हो सकता है जानकारी दे दें कि वो ऐसे मतदाता डाक के द्वारा भी इलेक्शन कमीशन को अपनी वो सिद्ध कर सकते हो, तो मुझे नहीं पता कि वो अपना डॉक्यूमेंट उनके पास है, बाहर रह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, डाक के जरिए कर सकते हो, किसी के जरिए ऑनलाइन करवा सकते हो, मुझे नहीं पता। इस विषय में कुछ भी नहीं है। ये जब विपक्ष गया था चुनाव आयोग से मिलने, उसके बाद जो जानकारी मिली है वो यही है कि जो बाहर हैं 20% लोग लगभग, वो तो बाहर हो जाएंगे। आप डाक से अगर वोट दे सकते हैं तो क्या ऑनलाइन आप अपना नागरिकता नहीं सिद्ध कर सकते क्या? एक जो सवाल। दूसरा बड़ा सवाल और है मेरा कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, ओबीसीज हैं, ओबीसीज में भी जो और ज्यादा पिछड़े हुए ओबीसीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनके जो नेता बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता, चिराग पासवान पासवानों के नेता, मांझी जीतन राम मांझी है, कुशवाहा हैं, एनडीए के जो और भी अलाइज हैं बिहार में, वो चुप क्यों हैं? ये बताइए ना आप। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर होने वाला है तो इन्हीं लोगों का होने वाला है। अगर वोटर्स कटे तो इन्हीं लोगों के कटेंगे, सीटें हारे तो यही लोग हारने वाले हैं। तो इन लोगों को क्या ये षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी इन सब लोगों को खत्म करना चाहती है? मतलब है क्या मामला? मतलब चिराग पासवान वो शाल लपेटे और तिलक लगाए और हाथों में 25 धागे बांधे हुए जो नजर आते हैं, वो कर क्या रहे हैं? आके एक्टिंग कर रहे हैं कुछ? या प्रशांत किशोर क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? मतलब भाई बीजेपी का तो इंटरेस्ट है, मान लीजिए, ये लोग क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन से मिलने की मांग कर रहे हैं कि हम भी मिलना चाहते हैं भाई, कि ये जो है ये अगर हो गया तो हम बिहार में समाप्त हो जाएंगे। चिराग पासवान को ये डर नहीं है क्या? मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई हो, ये किए, तो मायावती क्या करेंगी? और वो आरएलडी के नेता क्या करेंगे? या राजभोर क्या करेंगे? या वो जो पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल, वो क्या करेंगी? पूरा का पूरा इन लोगों का वोट बैंक खसक जाएगा ना, सारा का सारा जी। पूरा पश्चिम यूपी खत्म हो जाएगा। तो ये अगर ये कोई जिम्मेदारी अपने राजीव जी ने तो ले नहीं रखी है कि भैया ये क्रांति करना है राजीव श्रीवास्तव को, कि इनको करना है, अपने रविकांत जी को करना है या प्रशांत टंडन जी को करना है, किसको करना है? ये लोग क्यों नहीं कर रहे? और मैं एक चीज और पूछता हूँ, ये करके दिखाएं ना कश्मीर घाटी में जो काम यहाँ कर रहे हैं।
जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कश्मीर घाटी में करके दिखाएं इस काम को, बनाए वोटर लिस्ट, काटें लोगों के नाम। केवल एक दिक्कत ये है राजीव जी कि इस समय 50 साल बाद बिहार की जिंदगी में फिर से एक क्षण आया है 1974 का। अब लोग ढूंढ रहे हैं कि बिहार का जेपी कौन है इस समय। जो दिल्ली की सत्ता को भी उल्टेगा और बिहार की सत्ता को भी उल्टेगा। कोई नहीं है, कौन है? सब जिन्होंने इस सरकार ने सबका जो है ना स्टेरलाइजेशन कर दिया है। जितने अलाइज हैं उनको उनका खस्सीकरण कर दिया है। तो इसलिए ये चुप बैठे हुए हैं सारे के सारे। कौन है? अगर एक एक अलाई को 100 करोड़ 50 करोड़ दे दिया जाए तो चुप बैठ जाएंगे। उनको क्या करना है? उनको जिंदगी बन गई बस उनकी। तो ये जो चल रहा है ना राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी लड़ सकते हैं सच पे। ये जो चल रहा है इससे कैसे लड़ेंगे? आखिरी बात कहना चाहता हूँ जी। हमारे चीफ जस्टिस साहब का कार्यकाल बहुत छोटा कार्यकाल है, सबसे छोटा। और इनके बाद जो आने वाले हैं उनका काफी बड़ा कार्यकाल है, वो 2027 तक का है। इनका तो शायद मेरे ख्याल से नवंबर में हो जाएगा जी। गवाई साहब के लिए ये सीमित कार्यकाल में वो जो बात करते हैं संविधान सर्वोपरि है, जो अमरावती में उन्होंने अभी भाषण दिया अपने गृह नगर में, गवई साहब के कार्यकाल की और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है कि उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ये जो याचिकाएं लग रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस पर क्या फैसला लेते हैं। हम ये चुनौती खड़ी करना चाहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए कि क्या वो जो चल रहा है उसको इंडोर्स करते हैं क्या उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच करती है क्या, या वो उनकी नेतृत्व में रोस्टर इस तरह का बनता है कि वो इस या एडीआर की याचिका की सुनवाई तो चीफ जस्टिस ही करेंगे। देश की नजरें इस समय बिहार पर है, बिहार की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। तो ये ऑपरेशन इलेक्शन कमीशन है बिहार के लोगों का। जी सही कह रहे हैं गर साहब, बहुत गंभीर विषय है। और जो आपने कहा कि बिहार को एक जेपी की ज़रूरत है, और लेकिन इस वक्त आखिर जेपी कहाँ से आए। और सबसे बड़ी बात कि अगर विपक्ष के मुंह बंद करा दिए गए हों किसी भी ढंग से, तो फिर मुंह खोलेगा कौन, ये उससे भी बड़ा सवाल है। इसलिए एक छोटा सा कमेंट, प्रोफेसर रविकांत जी आप उस समय बोल रहे थे। रविकांत जी हैं हमारे साथ? नहीं है, नहीं, वीडियो डाउन हो गया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे। चलिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं। प्रशांत जी, आपके सवाल पे और गर्ग जी की बात पे एक छोटा सा सवाल जोड़ना चाहता हूँ, और हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। याद कीजिए कैसे इसका फायदा क्या होगा, कैसे क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कल मैंने चर्चा की थी कि
2,500 से कम मतदान पे 24 सीटों में हार जीत हुई है बिहार की पिछली विधानसभा में। तो अब ये 24 सीटें इधर की उधर, इसमें से आधी भी हो जाएंगी तो आप देखिए कि सरकार का खेल बदल जाता है एग्जिस्टिंग विधानसभा में भी। दूसरी बात, जरा इस बात को गौर कीजिए कि पिछले 6-7 साल से अखबारों में बड़े सिस्टमैटिक ढंग से एक कैरेक्टर जो है वो उतारा गया और उसमें बड़े विश्लेषक, बड़े लेख और तमाम सब आया। उसका नाम है पन्ना प्रमुख। इस पन्ना प्रमुख को क्या आपने किसी ने देखा? ये फैंटम है, इसको किसी ने नहीं देखा। तो ये पन्ना प्रमुख का डिबेट क्यों चलाया गया? ये कि बीजेपी की आरएसएस की स्ट्रेंथ है, ये वो वोटर लिस्ट का पन्ना देते हैं, वो घर घर जाता है। तो हम भी तो इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको तो वो पन्ना प्रमुख घर जाते जाते नहीं दिखाई दिया किसी को। आप लोगों को भी नहीं दिखाई दिया होगा, मेरी गारंटी है। वो पन्ना प्रमुख कौन है? यही क्रैक, जब उन्होंने क्रैक कर लिया था बीजेपी ने चुनाव जीतने का फॉर्मूला वोटर लिस्ट के जरिए, तब ये पन्ना प्रमुख का कैरेक्टर गढ़ा गया, उसको मीडिया में प्लांट किया गया। अब मेरा सवाल है कि क्या ये बीएलओ ही पन्ना प्रमुख है? जो मजाक में चलता है सोशल मीडिया में कई बार और फिल्मों के उसमें कि शक्तिमान गंगाधर ही शक्तिमान है। तो क्या ये पन्ना प्रमुख ही बीएलओ है या बीएलओ पन्ना प्रमुख है? ये बीएलओ एक बहुत ही सस्पेंस वाला कैरेक्टर है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन लोग होते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, ये जब ये बीएलओ नहीं होते हैं तब ये क्या करते हैं, इसको भी समझना चाहिए। इसलिए पन्ना प्रमुख का बात मैं कहना चाहता था। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। पन्ना प्रमुख का बीएलओ, और 3 दिन में 3 लाख वॉलंटियर्स बढ़ाए गए हैं। 3 लाख। ये वॉलंटियर्स कौन है? इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? जो बीएलओ का काम कर रहे हैं, जो जा रहे हैं घर घर। और कल ही इसी कार्यक्रम में उसी समय प्रेस रिलीज आई थी चुनाव आयोग की कि हमने अब तक 87% घरों में और 87% वोटर्स के पास हमने फॉर्म भिजवा दिया है। कल ही आप सबके सामने रख रहा था वो उस खबर को मैं। तो यानी 87% इनका दावा है और 3 लाख अपने वॉलंटियर्स आपने बढ़ा दिए। वही सवाल यही है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? स्वयं सेवक हैं अगर कह रहे हैं तो विपक्ष का कहना है, उससे पहले अगर एसएस हैं तो उससे पहले आर लगा के आरएसएस वाले हैं क्या? खैर, तो ये वही सवाल है जो आप कह रहे हैं कि आखिर ये बीएलओ ही, गंगाधर ही शक्तिमान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गर्ग साहब, और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं, एक काम ये कर सकते हैं कि प्रशांत जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, गंगाधर ही शक्तिमान है, कि हमको इलेक्शन कमीशन से तो जो मांग रहे हैं मांग ही लें। हमको एक चीज और मांग लें कि भाई कम से कम ये जो बीएलओज हैं इनकी लिस्ट हमको दे दीजिए। जो घर घर जा रहे हैं वो उनके नाम पते हमको दे दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर। तो हम उनकी क्रेडेंशियल्स, उनकी निष्पक्षता और उनकी जाति और उनका स्टेटस वो हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो आपने जो लोग हैं वो कहाँ से बुलाए हैं। कहीं दूसरे राज्यों से बुलाए हैं, बिहार के हैं,
बीजेपी के राज्यों के कुछ कार्यकर्ता हैं, गुजरात से पहुंचे हुए लोग हैं, कौन लोग हैं? एक वो लिस्ट तो मंगवा ही सकते हैं। और दूसरा ये कि विपक्षी दल जो हैं वो अपने स्तर पर भी इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दें, अपने कार्यकर्ताओं को इनके पीछे लगा दें। ये जो घर घर जाकर जांच कर रहे हैं वो उनसे कहें कि भाई आप हमको अपनी आइडेंटिटी बताइए, आपकी क्या है, आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तो देखिए, इसको बहुत तरीके से आप जब तक अटैक नहीं करेंगे चारों तरफ से, तब तक ये एक्सपोज नहीं होंगे। ये बड़ा ये जिसको कहते हैं ना कि जैसे वो आर्मी के डिप्टी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक टिप्पणी की है कि चीन ने इसको एक टेस्टिंग लैब की तरह इस्तेमाल किया, टेस्टिंग प्रयोगशाला, लाइव टेस्टिंग लेबोरेटरी की तरह अपने हथियारों को आजमाने के लिए। ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये सरकार है, ये जो भी लोग हैं वो बिहार के प्रयोग को एक टेस्टिंग लेबोरेटरी के तौर पर आजमा रहे हैं। और उसके बाद मैं एक चीज बता सकता हूं कि ये गैर हिंदी राज्यों में नहीं कर पाएंगे ये चीज जो कर रहे हैं। बंगाल में करके दिखा दें, तमिलनाडु में करके दिखा दें, मैंने कहा कश्मीर घाटी में कर दें। इनके निशाने पर केवल और केवल बीजेपी शासित राज्य हैं, जिसके दम पर इनको 2029 में फिर से सत्ता में आना है। ये है कुल मिलाकर मामला। जी बिल्कुल, ये सुझाव आपका जो है वो बहुत बढ़िया है, उस पर हम काम करना चाहेंगे, करेंगे हम काम कि बीएलओ आखिर कौन है, इनका ज़रा अता पता ढूंढ निकाला जाए। अगर 25-50 भी मिल जाए तो उससे समझ में आ जाएगा कि एक सैंपल तो अपने पास आ ही जाएगा। एक चावल से पता चल जाएगा।